जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, कहते हैं कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। और दोस्तों इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अपना जो आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है। सम उपसर्ग से बताना है कौन सा शब्द है जो सम उपसर्ग से बना है। सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प या फिर सहर्ष। यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 का चयन करना है हमें। सम उपसर्ग दोस्तों उपसर्ग आपने पढ़े हैं और जो उपसर्ग हैं वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं, है ना। और यहां पर कौन सा दिख रहा है, ना तो आपका सुकोमल है, ना स्वास्थ्य है, ना सहर्ष है, तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या, समकल्प, है ना। सम धन कल्प, यानी कि जो सी नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर। ठीक है, संकल्प सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आर श्री। नीलांबर किस समास का उदाहरण है दोस्तों। नीलांबर तत्पुरुष समास का है, दिगु का है, द्वंद्व का है या फिर बहुब्रीहि समास का है। और समास आपने पढ़े हैं दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 2 का हमें चयन करना है और इसका विग्रह हो जाएगा नीला है अंबर जिसका। नीला है अंबर जिसका अर्थात किसका है। तो यहां पर अपना तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, यानी कि दोस्तों आपका जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर में डी नंबर सही हो जाएगा किशन जी, प्रश्न क्रमांक 2 का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या है। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, निरंकुश, कुशाग्र, किशोर या फिर अंशुल। हम बोलते ना कि यार उस पर तो कोई अंकुश ही नहीं है, जो उसे लगता है बोल देता है। तो जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए क्या बोला जाएगा रीनू जी। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है, उसे हम कहते हैं निरंकुश, है ना। ऐसे ही बोल देते कि निरंकुश शासन है वो। तो इसको याद रखेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है। मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय, है ना, मृत्युजय या फिर मृत्युंजय। तो शुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा। देखो मृत्युंजय में ये दोस्तों यहां पर बिंदी नहीं आती, यहां पर आती, मतलब ये कट जाएगा। ये में यहां पर नहीं आती तो ये भी कट जाएगा, है ना। और मृत्युन यहां पर बिंदी तो आती है लेकिन एक ही मात्रा नहीं आती तो ये भी कट जाएगा। उत्तर आपका निकल के आएगा बी नंबर, यानी कि मृत्युंजय जो लिखा जाता है बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। मितभाषी और उसका विपरीत बताना यानी कि विलोम बताना है। तो वाचाल बोलेंगे, सौम्य बोलेंगे, मूक बोलेंगे या फिर स्वच्छंद बोलेंगे। मितभाषी का दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में उत्तर आपका हो जाएगा आशु जी वाचाल। क्या हो जाएगा, वाचाल, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, ए नंबर है वाचाल, बिल्कुल सही होगा। मितभाषी का होता है वाचाल। ठीक है, फिर आपको बताना है कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है गुणबोधक। अच्छा, भला, 50 या सीधा। गुणबोधक विशेषण कौन सा नहीं है, प्रश्न क्रमांक 6 में उत्तर बताना है। और जब विशेषण की बात होती है दोस्तों तो आपका उत्तर हो जाता है कि ये जो भला है ये गुणबोचक है, अच्छा भी है, सीधा भी है, लेकिन जो 50 है यानी कि जो डी नंबर है, डी नंबर 50, ये गुणबोधक नहीं है और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी। ठीक है, नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। बादल जो आप देखते हो रोज ऊपर करके मुंह देखो, अभी बादल दिखाई देगा अगर छत के बाहर खड़े हो, है ना। तो बताना है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का चयन करना है। और 7 का नीरद मतलब बारद,
जलद मतलब, जीमूत मतलब ये बादल होते हैं, लेकिन दोस्तों बादल का पर्यायवाची क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? प्रश्न क्रमांक 7 इला, इला यानी सी नंबर, ठीक है, सी नंबर यहां पर 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी, ठीक है, बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया तो सी नंबर, ठीक है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? सा या फिर रा। ऊष्म व्यंजन हमने पढ़े हैं दोस्तों, और ऊष्म जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सा और हा, है ना, ये 3 होते हैं, 4 होते हैं, सा और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और रा जो है रा, ये ऊष्म व्यंजन नहीं होता, और आपका उत्तर बबीता जी डी नंबर हो जाता है, ठीक है उमंग जी, डी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का होता है? लड़का शब्द का होता है, पुस्तक का होता है, घोड़ा का होता है, या फिर साधु का होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है। और आपका सही आंसर होता है कि जो साधु शब्द है, साधु, है ना, साधु, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। कौन सा? सी नंबर, साधु, ठीक है, इसमें आप टिक कर लेना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुवचन और एक वचन और बहुवचन आपने पढ़े होंगे, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में द्विवचन और जुड़ जाता है ना, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं। और आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा प्रश्न क्रमांक 9 में। और आप अगला क्वेश्चन बताना है कि मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो संज्ञा होती है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अब 5 प्रकार की में से मुकेश क्या है? जातिवाचक है। ये तो आपने देखा कि सर ये तो एक कोई व्यक्ति का नाम है मुकेश। अब व्यक्ति का नाम मुकेश है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है मुकेश, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण होता है? खेती कृषि का तद्भव होता है, धरित्री का होता है, अक्षी का होता है, या फिर मैत्री का होता है? तद्भव और तत्सम हमेशा पूछे जाते हैं, सपना कुशवाहा जी, प्रश्न क्रमांक 11 में। और खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण माना जाएगा? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, और 11 का आपने चयन किया है कि कृषि, ये आपका तत्सम होता है, लेकिन कृषि का तद्भव होता है खेती, है ना, आप बोलते ना हम खेती करने जा रहे हैं, तो 11 का आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन आबेकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? आबेकारी गुणवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज, या फिर काला? यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, आबेकारी गुणवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहां पर तेज, लाल, सुंदर ये तो हैं, लेकिन जो काला है, काला, डी नंबर 12 का आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, काला। तो अगला चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका कौन से शब्द में ये, वैसे प्रश्न इसको अलग कर दो, ये प्रश्न ही गड़बड़ है ना, इसको अलग कर दो, ठीक है। अगला बताना 13, कौन से शब्द में यण संधि है? यण बताना है, पावक, सूर्योदय, पित्रादेश, या फिर तथ्यो? यानी कि 13 का आंसर, कौन से शब्द में यण संधि है? यण बताना है दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक अपना 13 है, और जो पित्रादेश है, पित्रादेश, पित्रादेश, इसमें आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? यण संधि, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं, शोभा पानी पीती है, ठीक है, शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? वाच्य का बताना है दोस्तों, 14 का, शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य आपने पढ़े होंगे 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, ठीक है। और दोस्तों वाच्य में कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन वाच्य में से हमें 3 में से एक बताना है। और यहां पर शोभा पानी पीती है, यहां पर आपका हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 14 कर्मवाच्य, क्या होगा? कर्मवाच्य, यानी सी नंबर, ठीक है।
14 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, शोभा पानी पीती है। कर्मवाच्य किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदी भी कहा है? तो हिंदी भी किसने कहा? सूरदास ने, कबीरदास ने, अमीर खुसरो साहब ने या फिर मुल्ला दाऊद ने। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो सूरदास जी हैं ये कृष्ण काव्यधारा के कवि थे, कबीरदास जी संत काव्यधारा के कवि थे, अमीर खुसरो सूफी काव्यधारा के कवि थे और मुल्ला दाऊद भी सूफी काव्यधारा के कवि थे। और जो हिंदी भी कहा है हिंदी को, वो किसने कहा है? तो वो कहा है आपके अमीर खुसरो साहब ने। अमीर खुसरो यानी कि 15 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा है हिंदी को हिंदी भी। ठीक है, और ये सूफी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी एक रचना है दोस्तों पद्मावत। क्या है? पद्मावत इनकी रचना है। और ये पद्मावत हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य भी माना जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, लेकिन अगर प्रामाणिक की बात होती है तो हम पद्मावत का नाम ले लेते हैं। ठीक है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? साकार, साकार आकार, निराकार, प्रकार या फिर बेकार। साकार। और प्रश्न क्रमांक 16 में हमें साकार का विपरीतार्थक बताना है और आपका उत्तर होता है दोस्तों साकार मतलब जिसका कोई आकार है ना, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। तो साकार का विपरीतार्थक होता है क्या? निराकार। ठीक है, निराकार यानी बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। क्षणिक का विपरीतार्थक क्या है? क्षणिक। क्षणिक को क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या फिर क्षण। तो क्षणिक का विपरीतार्थक बताना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का चयन करना है। और 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शाश्वत। क्षणिक का होता है क्या? शाश्वत, सी नंबर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर सी। क्षणिक का विपरीत होता है, विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुत गमन। द्रुत गमन करने वाले के लिए वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी या फिर अग्रसोची। यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर और द्रुत गमन करने वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रुतगामी। क्या कहा जाएगा इसे? द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी कहा जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, द्रुतगामी। नेक्स्ट है गांठ में बांधना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ में बांधना यानी कि लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना या फिर लाभ होना। यानी कि 19 का हमें उत्तर बताना है और 19 का आपको हो जाएगा गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना। ठीक है, गांठ में बांधना, खूब याद करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका प्रश्न क्रमांक 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा, रुक्मणी मणिपाल जी। ठीक है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है दोस्तों? महादेवी वर्मा के बारे में आपको पता होगा कि इनकी एक रचना थी यामा, जिसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, फिर इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांदगीत, ये रचनाएं महादेवी वर्मा की मानी जाती हैं। अब दोस्तों ये रहस्यवादी हैं या फिर रहस्यवादी वीरता है, प्रयोगवादी चेतना है या फिर प्रगतिवादी विचारधारा है। तो आपको पता होगा कि जो छायावाद है, छायावाद, ये छायावाद की कवित्री दोस्तों क्या है? मानी जाती है महादेवी वर्मा, और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है। और ये रहस्यवादी श्रृंगार काव्य प्रधान है इनका, यानी कि ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। रहस्यवादी वीरता नहीं है, रहस्यवादी श्रृंगारिकता, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, हिया का तत्सम शब्द क्या होता है? हिया, रिया, हंसना, दिल या फिर हृदय। आप लोग ने एक वो सुनी होगी, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को सूल। आपने भारतेंदु जी की वो पंक्ति पढ़ी होगी दोस्तों। 21 का आंसर बताना है। और हिय मतलब होता है, हिया मतलब होता है हृदय। हिया मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है, हृदय यानी कि सी नंबर। ठीक है, तो यहां पर 21 का हिया मतलब होता है हृदय। ठीक है, और अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अवसाद में, तो अवसाद में बताना है आओ, अप, अभी या फिर अन। दोस्तों जो अपनी हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास आपकी 2 बार लगती है। एक बार टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर 3:20 पर लगती है, दूसरी बार लगती है 8 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो 2 क्लासें आपकी हिंदी की लगती हैं। और अवसाद का उपसर्ग बताना है, यानी कि 22 का आंसर और आपका आओ सही होगा। अवसाद में उपसर्ग होता है आओ। ठीक है, ए नंबर।
और अगला दोस्तों है दोह धन कर किसकी संधि है। दोह धन कर, ये चार शब्द हैं, उसकी संधि विच्छेद बताना कि किसकी हो जाएगी, दुष्कर का, दुकर का, दुष्करे का या दुकरा का। दोह धन कर विच्छेद किसका होगा और उत्तर बताना है फूला रानी जी, सपना जी। प्रश्न क्रमांक 23 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दुष्कर का। हम जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दोह धन कर दुष्कर, ठीक है, दुष्कर, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। फिर आपसे पूछा जाता है गगन चुंबी का समास विग्रह क्या है। गगन चुंबी, तो गगन चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन में रहने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होगा, गगन को चूमना, गगन को चूमने वाला या फिर गगन में रहने वाला या इनमें से कोई नहीं। यानी कि 24 का आंसर हमें चयन करना है और उत्तर हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा नीलम जी, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा किशन जी, बी नंबर, ठीक है, गगन को चूमने वाला। कि गगन चुंबी का समास विग्रह होगा जिसे लांघना बहुत कठिन हो। इसका अर्थ क्या होगा सुबोध जी, नितेश, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसका अर्थ हमें बताना है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा मोहम्मद शाहिद अली जी। और दुर्लंघ, दुर्लक्षलांग, दुर्फलांग या फिर इनमें से कोई नहीं। और 25 में आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दुर्लांघ, यानी कि ए नंबर आपका सही होएगा। जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं क्या, दुर्लंघ, और ए नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। छोटे छोटे ताजमहल ये किसकी रचना मानी जाती है, रांगे राघव की मानी जाती है, राजेंद्र यादव की मानी जाती है या फिर आपकी उपेंद्र नाथ अस्क की मानी जाती है, किसकी मानी जाती है, फिर आपको बताना है। छोटे छोटे ताजमहल ये किसकी रचयिता हैं, इसकी रचयिता कौन है। और 26 का आपका सही आंसर होगा राजेंद्र यादव की रचना है। छोटे छोटे ताजमहल ये किसकी रचना है, राजेंद्र यादव, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है। चिराग तले अंधेरा, चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है, पास की चीज दिखाई ना पड़ना या फिर दूर की चीज दिखाई ना पड़ना। यानी कि चिराग तले अंधेरे का अर्थ क्या होता है प्रश्न क्रमांक 27 में। और उत्तर आपका होगा चिराग से कम रोशनी होती है। ये है क्या, चिराग से कम रोशनी होती है या चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, पास की चीज दिखाई ना देना या फिर दूर की चीज दिखाई ना पड़ना। यानी कि 27 और चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ सही क्या होगा। सभी लोग बताएंगे 27 का आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पास की चीज दिखाई ना पड़ना, है ना, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तरण तनुजा तट तमाल तरुबर बहुचाए, इसमें कौन सा अलंकार है। यानी कि 28 का आंसर बताना है। तरण तनुजा तट तमाल सभी से बनेगा और बहुत ही बढ़िया है। और तरण तनुजा ताता की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। और 28 का आपका अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। और अगला है 52 के तोले पांव रत्ती का क्या अर्थ है। 52 के तोले पांव रत्ती, इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल गलत है साहब। प्रत्येक वस्तु 52 तोले पाव रत्ती देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 के तोले पाव रत्ती यानी कि 29, यानी कि 52 के तोले पाव रत्ती। तो यहां पर आपका होता है बिल्कुल ठीक है साहब, 52 के तोले पाव रत्ती, यानी कि बिल्कुल ठीक है साहब। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अगला है शेर के कान कतरना, मुहावरे का अर्थ क्या है। शेर के कान कतरना, शेर से खेलना या फिर सीधा होना या फिर बहुत चालाक होना या फिर प्रभावित
प्रभाव स्थापित करना। और प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर है, 30 का जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है क्या, बहुत चालाक होना, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाता है, इसको याद रखेंगे, है ना। अगला आपको बताना है सुरीला का विलोम क्या होगा। सुरीला यानी कि 31 नीरस होता है या फिर नीरव होता है या बेपरा होता है या फिर बेसुरा होता है। सुरीला का विलोम शब्द बताना है। और अपन बोलते ना कि कोई बहुत सुरीला गाते हो यार, आप ऐसा बोल देते, तो सुरीला का विलोम जो हो जाएगा 31 में वो हो जाएगा क्या, बेसुरा। सुरीला का बेसुरा। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई सुरीला गाता है, कोई बेसुर गाता है, जिसका कोई सुर ही नहीं मिल रहा है ना, यहां गा रहे हैं, कहां का राग निकल रहा है कुछ पता नहीं चलता। और पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है दोस्तों, बघेली है, मेवाड़ी है, कुमाऊनी है या फिर मैथिली है। यानी कि 32 का आंसर चयन करना है और पूर्वी हिंदी की बोली बताना है। और ये पूर्वी हिंदी दोस्तों अर्धमागधी से विकसित हुई है, आपको पता है, अर्धमागधी से। ठीक है, और इसकी जो बोली मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, और 32 का आंसर हो जाता है बघेली, है ना। पूर्वी हिंदी की कौन सी है, बघेली। हमने बताया था आपको आ बा छत्तीसगढ़ी, तो आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बघेली आपकी पूर्वी हिंदी की मानी जाएगी। ठीक है, ये मेवाड़ी आपकी राजस्थानी हो गई। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अगला आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है, पहाड़ी भाषा की बोली बतानी है। तो उत्तर बताना है आपको, कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है, गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी या फिर सभी पहाड़ी भाषा की। और 33 का आंसर चयन करना है, और 33 में आपका सही होगा गढ़वाली भी दोस्तों, कुमाऊनी भी और पश्चिमी पहाड़ी, यानी कि ये सभी। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी और पहाड़ी ये पूरी की पूरी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही है। दाज्यू, दाज्यू कहानी किसकी कहानी है, दाज्यू बतानी है, ममता जी, दीपिका जी, है ना, और रमेश जी। दाज्यू कहानी ये किसकी रचना मानी जाती है, यानी कि 34 का आंसर चयन करना है, और ये मानी जाती है शेखर जोशी की। शेखर जोशी की कहानी है दोस्तों दाज्यू, बहुत ही बढ़िया है शेखर जोशी। ठीक है, यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है, सिंहावलोकन, सिंहावलोकन। ठीक है, यशपाल की आत्मकथा है, पूछी भी जाती है, और शेखर जोशी की दाज्यू कहानी है, ये भी याद रखनी है। फिर जूही की कली बतानी है दोस्तों, 35 का उत्तर। जूही की कली ये किस कवि की प्रथम रचना मानी जाती है। आपको पता है कि जो जूही की कली है दोस्तों ये प्रथम छंदमुक्त रचना मानी जाती है, और ऐसे कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद से संबंधित हैं, छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, क्रांतिकारी कवि इन्हें कहा जाता है ना। और दोस्तों ये जो जूही की कली है ये क्या है, किसकी है, निराला जी की है, प्रथम छंदमुक्त रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है निराला की। और आपको पता है कि जूही की कली है तो ये निराली ही होगी, कैसी होगी, निराली होगी, तो निराला जी की है जूही की कली। ठीक है, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, ऋण जल धन जल ये रिपोर्टाज किसका माना जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु का, शिव प्रसाद सिंह का, शिव पूजन सहाय का, या फिर रामवृक्ष बैनीपुरी, यानी कि प्रश्न क्रमांक है 36। और ये ऋण जल और धन जल ये फणीश्वरनाथ रेणु की है दोस्तों, है ना, यानी कि ए नंबर फणीश्वरनाथ रेणु बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और दोस्तों अगला है आपका कौन सी रचना रेणु की नहीं है, तो रेणु की फणीश्वरनाथ रेणु साहब की हमने ऊपर भी पढ़ी हैं। तो देखो मेला आंचल इनकी रचना है ना, परती परिकथा है, पलटू बाबू है, देहाती दुनिया है क्या, कौन सी नहीं है बतानी है 37 में। और 37 में ये जो देहाती दुनिया है ये शिव पूजन सहाय की है, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय साहब की है, तो ये रेणु साहब की नहीं है, यानी कि मेला आंचल है, पलटू बाबू, परती परिकथा भी है। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों 38 में
निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, नागार्जुन, प्रेमचंद, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। और 38 सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो निर्मल वर्मा का दोस्तों जो अंत्यमरंड है, अंत्यमरंड, ये सही सुमेलित है, यानी कि जो ए नंबर है 38 का वो बिल्कुल सही होगा, ये सही सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रेणु, रसप्रिया, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, मोहन, राकेश, कोसी का घटवार, तो कौन सी ऐसी रचना है जो सुमेलित नहीं मानी जाती? यानी कि प्रश्न क्रमांक 39 में, और 39 में आपको पता है कि जो कोसी का घटवार है, कोसी का घटवार, ये मोहन राकेश की, ये सुमेलित नहीं है, यानी डी नंबर है ना। मोहन और राकेश आधे अधूरे हैं, मोहन राकेश के बिना अधूरा है, राकेश मोहन के बिना अधूरा है, इसलिए इनकी एक रचना आधे अधूरे भी है, आधे अधूरे मोहन राकेश है ना। और कोसी का घटवार ये सुमेलित नहीं हो जाएगा, यानी कि जो डी नंबर है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 39 का। ठीक है, अगला आपको बताना है सा के उच्चारण में जिह्वा किस अंग का स्पर्श करती है? दोस्तों सा के उच्चारण में तालु का स्पर्श करती है, मूर्धा का, दंत का, या फिर दंतोष्ट का? आपने पढ़े हैं ये वर्ण दोस्तों, वर्णमाला से मैंने पूरे वर्ण पढ़ाए हैं किसका उच्चारण किससे होता है। और जो शक्कर वाला सा है इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा माना जाता है? और प्रश्न क्रमांक 40 का ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, मूर्धा। क्या माना जाएगा? मूर्धा है ना, यानी कि आपका जो बी नंबर है मूर्धा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सा का ठीक है, सही है ना? मूर्धा आपका सही है कि नहीं है? जल्दी से बताओ कि तालु माना जाता है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं तालु, कुछ लोग बता रहे हैं मूर्धा है ना, और कुछ लोग बता रहे हैं तो यहां पर आपका जो मूर्धा है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान बताना है। वा कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तालु या फिर कंठ है? तो वा का उच्चारण बताना है, कुछ लोग तालु बता रहे हैं। चालीस ठीक नहीं है तो वा 41 का बता दो, फिर मैं 40 का भी बता दूंगा। ठीक है, तालु ही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो तालु है ना, तालु, तालु ही सही होगा, ए नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। वा का बताना है आपको, वा, ये वा का उच्चारण स्थान क्या है ये बता दो आप, यानी कि 41 का बता दो आप। इकतालीस का आपका क्या होगा? 41 कंठोष्ठ है ना, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा 41। 41 बताओ, ए नंबर सही है? कंठोष्ठ आपका सही होगा। फिर वयोवृद्ध बताना है दोस्तों, है ना, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? ये चीज आप याद रख लेना दोस्तों कि जो सा का होता है ये होता है तालु से, है ना, और जो षटकोण सा वाला होता है ये होता है आपका मूर्धा से। ठीक है, इसको ये जो डाउट है वो क्लियर कर लेना। ठीक है, ये मूर्धा से होता है और ये आपका तालु से होता है, सा वाला, शक्कर वाला सा। ठीक है, फिर वयोवृद्ध संधि का विच्छेद बताना है और 42 का उत्तर बताना है, 42 यानी कि 42, और 42 का आपका हो जाएगा वयः धन वृद्ध,
ठीक है। वयोधन वृद्ध आपका सही हो जाएगा सी नंबर, वयोवृद्ध बराबर वयोवृद्ध हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? संकल्प समधन कल्प होगा, समधन कल्प होगा, या फिर सहधन कल्प होगा, या फिर समधन कल्प होगा। और 43 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों समधन कल्प, यानी कि बी नंबर व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। व्यंजन संधि संकल्प में, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।